नमस्कार। कल हमने आप लोग को बताया था कि क्रॉस कल्चर रिसर्च क्या है, और आज मैं क्रॉस कल्चर रिसर्च की लिमिटेशन पर चर्चा करूंगी कि इसका लिमिटेशन क्या क्या होता है। सबसे पहली बात, यदि हम क्रॉस कल्चर शोध का यदि हम बात करें तो यह यदि लिमिटेशन मीन्स क्या क्या दोष होते हैं, तो इसका जो है यदि हम दोष पर बात करें तो सबसे पहली बात है कि इसका जो है एक अध्ययन करके बताया था जेंडन ने 1978 में एक अध्ययन किया और वो बताया कि इस शोध में जो भी आंकड़े जो है संग्रह किए जाते हैं उनमें कई कारणों से काफी भिन्नता होती देखी गई है। इन कारणों में एक प्रधान कारण है शोधकर्ताओं की अपनी क्षमता। कुछ शोधकर्ता काफी ही प्रशिक्षित या एवं कुशल होते हैं तथा कुछ शोधकर्ताओं में जो है अपर्याप्त अनुभव की कमी भी होती है। जब यह एक मानव व्यवहार के बारे में जो है विभिन्न संस्कृति या समूह की जो है आंकड़े इकट्ठा करते हैं तो उसमें अधिक भिन्नता हो जाती है, जिसके कारण से जो है संस्कृति समूह से आंकड़े इकट्ठा करते हैं और उसके बाद उसका जो परिणाम होता है कि उसमें सही ढंग से जो है निष्कर्ष जो है निकालना संभव नहीं हो पाता है। दूसरे अध्ययन जो है मुनरो ने भी अपना 1975 में एक अध्ययन किया और उसने पाया है कि क्रॉस कल्चर रिसर्च जो है जो उसमें होता है क्या प्राय ऐसा होता है कि कुछ शोध समस्या ऐसी होती है जिनके बारे में आंकड़ा का जो है कुछ जो है सांस्कृतिक में तो मिल जाते हैं परंतु कुछ संस्कृति में नहीं मिल पाते हैं। जैसे यदि कोई शोधकर्ता यह अध्ययन करना चाहता है कि सगे भाई बहन में शादी होने से उत्पन्न जो बच्चे के शीलगुण में उन दोनों के शीलगुण का जो है इसकी तुलना में क्या अंतर हो सकता है, लेकिन इसमें क्या होता है कुछ में तो मिल जाते हैं, कुछ आंकड़े में इस तरह की बात नहीं मिल पाता है। उसके बाद फिर जो है ना मार्स ने भी अपने अध्ययनों में उसमें भी अध्ययन किया कि क्रॉस जो है कल्चर रिसर्च में लोगों का खास व्यवहार को जो है प्रचलन के अध्ययन पर अधिक बल डाला गया, परंतु उसमें अधिक व्यक्तित्व भिन्नताओं में जो होता है इसमें अध्ययन करने की कोशिश की जाती है, परंतु होता क्या है कि विभिन्न संस्कृति में व्यक्तियों के बीच जो होने वाले जो आपसी जो है भिन्नता को समझने में कई तरह की मदद नहीं मिल पाती है। उसके बाद होता है कि क्रॉस कल्चर रिसर्च में कुछ विधि के कार्य प्रणाली जो है जैसे संबंधी समस्याएं भी होती है जिनका आधार जो है उन शोध की विश्वसनीयता तथा वैधता के पर जो है प्रतिकूल पड़ता है। ऐसी समस्याओं के मूल रूप से जो है दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है सैंपलिंग और दूसरा भाग है वेरिएबल। सैंपलिंग की यदि हम बात करें कि सैंपलिंग के संबंधित समस्या एक महत्वपूर्ण समस्या है और इसमें होता क्या है कि क्रॉस कल्चर रिसर्च में जो है जो रिसर्च की जो है यूनिटी एक जो है समाज होगा या फिर जनजाति होगा। एक भाषाई समूह होगा, दूसरा अन्य भाषाई समूह होगा। यह निश्चित नहीं हो पाता है और जब भी कोई जो है इसका जो है कोई इकाई निश्चित नहीं हो पाती है तो फिर उसका जो है सैंपलिंग कैसे किया जा सकता है और कैसे नहीं किया जा सकता इस पर मतलब बहुत इतना कठिन हो पाता है। और इसमें यदि किसी तरह से यदि हम मान भी लें कि शोध की इकाई एक खास भाषाई या समूह में है तो फिर उसमें समूहों की जो है उसकी जो रैंडम सैंपलिंग जो है कैसे लिया जा सकता है, इन प्रश्नों को कोई भी संतोष जनक समाधान क्रॉस कल्चर रिसर्च में नहीं हो पाता है और समस्या का समाधान जो है बहुत हद तक शोधकर्ताओं की इच्छा या फिर सूझबूझ पर भी छोड़ दिया जाता है।
और इन जो है इससे शोध में जो है आत्मनिष्ठा अधिक उत्पन्न हो जाती है। दूसरी समस्या होती है कि इसमें होता क्या है कि उन जैसे गुणों के जैसे विशेषताओं के रूप में यदि हम परिभाषित करना चाहेंगे तो वो उसमें जो है परिभाषित इसमें विशेषता जो है इसका गुण या विशेषता जो परिभाषित करना संभव हो, जिसके आधार पर जो है विभिन्न संस्कृति समूह को तुलना या फिर वर्गीकरण करना संभव हो। ऐसे चर का जो है भौतिक वातावरण का जो है ताप या फिर नमी आदि के फिर इस तरह से मतलब जनसंख्या प्रकृति का देखने के लिए मिलता है। जैसे मान लीजिए कि जन्म या फिर मृत्यु या ऐसे संबंधित जो भी मतलब परिभाषाएं को लेना आसान होता है, परंतु जब वे मनोवैज्ञानिक प्रकृति जैसे कि प्रेरणा, विश्वास, संवेग, भाव ये सब वो सब ठीक से परिभाषित नहीं किया जा सकता है। और ऐसी परिस्थिति में तब हम क्रॉस कल्चर रिसर्च का कोई भी अधिक अर्थ नहीं रह जाता है। फिर भी इन परिभाषाओं इसका लिमिटेशन के बावजूद भी क्रॉस कल्चर रिसर्च जो है आधुनिक मनोवैज्ञानिक तथा समाजशास्त्रियों का एक नवीनतम प्रचलन है और इसका प्रयोग मनोविज्ञान तथा समाजशास्त्र के विभिन्न शाखाओं के प्रत्येक कार्य क्षेत्र में को बढ़ावा दिया जा रहा है। धन्यवाद।